नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे आपको जनता रिपोर्टर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 14 किलोमीटर दूर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक के बाद जांच एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं। लेकिन ढेरों सवालों के बीच एक और मिलिट्री स्टेशन पर दो और ड्रोन देखे गए। सेना ने उन्हें गिराने के लिए फायरिंग की, लेकिन ड्रोन अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो गए। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन देखे गए हैं, लेकिन हमला शायद देश में पहली बार हुआ। आतंकी अब हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। शनिवार रात जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के अगले ही दिन आतंकियों ने मिलिट्री स्टेशन पर भी हमला करने की कोशिश की। जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर सुबह 3 बजे 2 ड्रोन देखे गए। एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले के बाद से ही अलर्ट सेना ने ड्रोन को देखते ही उस पर 20 से 25 राउंड फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद ड्रोन गायब हो गए। सैन्य स्टेशन के बाहर पूरे इलाके की तुरंत घेराबंदी की गई और फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन भी चलाकर ड्रोन की तलाश की जा रही है। सेना के जवान कैंप के भीतर और आसपास के इलाकों में उस जगह को तलाश रहे हैं जहां ड्रोन के गिरने की संभावना है। आपको बता दें कि ड्रोन के जरिए हमले की ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। जमीनी हमलों के मुकाबले ड्रोन हमले को अंजाम देने में रिस्क भी कम है। ऐसे में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे भी आतंकी संगठन इनका इस्तेमाल करेंगे। ऐसा लगता है कि आतंकी अकाओं को जम्मू कश्मीर में शांति रास नहीं आ रही है, तभी तो आतंकवादी अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार रात को पुलवामा में पूर्व निदेशक के घर में आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादी हमले में उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई है, जिसके बाद से सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा बढ़ाने के बाद से सुरक्षा बलों ने लगातार हमलावरों की तलाशी कर रही है। पाकिस्तान की ओर से आतंकी हमला लगातार जारी है। दरअसल पुलवामा जिले के हरीपरी गांव में आतंकवादियों ने एक आतंकी हमला किया। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक पूर्व विशेष पुलिस अधिकारी और उनकी पत्नी की रविवार रात को उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि इस आतंकी घटना में पुलवामा के अवंतीपोरा में एक अस्पताल में तीनों को भर्ती कराया गया, जहां पूर्व एसपीओ और पत्नी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इलाके की घेराबंदी कर दी गई। हालांकि आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है। कोरोना महामारी से प्रभावित इकोनॉमी में नई जान फूंकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक और राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस राहत पैकेज का ऐलान किया और इस राहत पैकेज में कोविड प्रभावित सेक्टर्स और हेल्थ सेक्टर्स पर फोकस किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस राहत पैकेज में कोविड प्रभावित सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया गया। साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि हेल्थ सेक्टर के लिए जो पैसे का प्रावधान किया गया है वो पैसा नॉन मेट्रो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे उद्योगों को सहारा देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के लिए फंडिंग में इजाफा करने का ऐलान किया है। अभी यह स्कीम 3 लाख करोड़ रुपए की है, जिसे बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इस स्कीम के तहत अब तक एमएसएमई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को 2.69 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से दिए जाने वाले लोन के लिए क्रेडिट गारंटी की स्कीम की घोषणा भी की गई। ये एक नई स्कीम है और इसके तहत कमर्शियल बैंक के एमएफआई को दिए गए नए और मौजूदा लोन के लिए गारंटी दी जाएगी। इस योजना से 25 लाख लोगों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। वहीं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत सरकार 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियां पीएफ नियोक्ता और एम्प्लॉय दोनों के का हिस्सा केंद्र सरकार भरेगी। 1000 से अधिक एम्प्लॉय वाली कंपनियों में पीएफ के लिए एम्प्लॉय का हिस्सा 12% सरकार वहन करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस बार 8 आर्थिक राहत पैकेज ऐलान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इनमें से 4 बिल्कुल नए हैं और एक खासतौर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। कोरोना की दूसरी लहर से कई सेक्टर संकट में हैं और सरकार से लगातार मदद की मांग की जा रही है। पिछले दिनों सरकार ने भी संकेत दिया था कि उन सेक्टर्स को मदद के लिए सरकार विचार कर रही है जो सबसे ज्यादा संकट में है। गौरतलब है कि पिछले साल कोरोना महामारी से प्रभावित इकोनॉमी को उबारने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था। सरकार का यह राहत पैकेज कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए का था,
जो कि कुल जीडीपी का 13% से ज्यादा था। ट्विटर ने एक बार फिर गुस्ताखी कर दी है। दरअसल ट्विटर ने भारत के नक्शे को गलत दिखाया है। ट्विटर के नक्शे में जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को अलग देश दिखाया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ट्विटर को जल्द नोटिस जारी कर सकती है। साथ ही सूत्र बताते हैं कि ट्विटर पर सरकार कार्रवाई भी कर सकती है। ये पहले मौका नहीं है, इससे पहले भी ट्विटर ने भारत सरकार से कई बार ऐसी कार्रवाई की है जिससे भारत सरकार को नाराज होना पड़ा है। इससे पहले रविशंकर का ट्वीट 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। तो अब भारत सरकार भी शायद ट्विटर को बख्शने के मूड में नहीं है। ट्विटर एक बार फिर से विवादों में है। ट्विटर की वेबसाइट पर भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई है। ट्विटर ने अपने वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के तौर पर दिखाया। आपको बता दें कि ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच पहले से तनातनी का माहौल है। इस बार ट्विटर की परेशानी और बढ़ सकती है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर संज्ञान ले लिया है। सूत्रों की माने तो सरकार इसे लेकर कई तथ्य जुटा रही है, जैसे नक्शे में कब बदलाव किए गए, ये नक्शा कब वेबसाइट पर डाला गया, नक्शे में बदलाव के पीछे की मंशा क्या है। दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। काफी दिनों से तलाश हो रही गुरजोत सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरजोत सिंह वही आरोपी है जिसने लाल किले पर झंडा फहराया था। अमृतसर से गुरजोत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। माना जा रहा है कि गुरजोत सिंह बड़े खुलासे कर सकता है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने लाल किला पर धार्मिक झंडा लगाने से जुड़े मामले के संबंध में पंजाब से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि आरोपी का नाम गुरजोत सिंह है। पुलिस आयुक्त संजीव कुमार यादव ने बताया कि सिंह को पंजाब में अमृतसर से गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं और आपको बता दें कि इन कानूनों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन आंदोलनकारियों की ओर से किया जा रहा है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान भी पुलिस से झड़प हुई थी। ट्रैक्टर चला रहे कई प्रदर्शनकारी लाल किले पहुंचकर इस ऐतिहासिक धरोहर के भीतर प्रवेश कर गए थे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने इसके गुंबद और इसकी प्राचीर पर धार्मिक झंडे भी लगा दिए, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होती नजर आ रही है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर आने की पूरी आशंका है। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, ये कहना है डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों का, जो दूसरी लहर से काफी खतरनाक होगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार अब कम हो रही है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी गया नहीं है। तीसरी लहर आएगी ऐसी आशंका है। इसको लेकर हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने सरकार को बताया है कि तीसरी लहर दूसरी लहर से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इस तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो तीसरी लहर के लिए हम सभी को तैयार रहना होगा। अगर हम लापरवाही नहीं बरतेंगे तो हम इस लहर को रोक भी सकते हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसको देखते हुए राज्य सरकारें कोरोना गाइडलाइंस में ढील देती जा रही हैं। दिल्ली में भी अब अनलॉक 5 शुरू हो गया है। दिल्ली में जिम, योग सेंटर और होटल्स खोलने की इजाज़त मिल गई है। हालांकि ये 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं दिल्ली में बैंक्वेट हॉल खोलने की भी इजाज़त मिल गई है। दिल्ली में किसी भी शादी समारोह में 50 लोगों से ज़्यादा शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे। दिल्ली में जारी कोरोना संकट अब धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। तेजी से नए मामलों में गिरावट आ रही है, जिसे देखते हुए दिल्ली में अनलॉक 5 की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। दिल्ली में जिम और योग संस्थानों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाज़त दी गई है। मैरिज हॉल, होटल और बैंक्वेट हॉल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह के आयोजित करने की छूट है। हालांकि घर और कोर्ट में शादी समारोह के दौरान अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अभी दिल्ली में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सबसे ज्यादा बच्चों पर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए बच्चों के लिए कवच यानी कोरोना वैक्सीन तैयार की गई है। वहीं आपको बता दें कि जुलाई में 12 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगा दी जाएगी
और साथ ही जायडस कैडिला के सही नतीजों को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सबसे ज्यादा बच्चों पर बताया जा रहा है। वहीं कोरोना से बचने के लिए बच्चों पर जायडस कैडिला की वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि जुलाई में 12 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगा दी जाएगी। जायडस कैडिला का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। फिलहाल देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन की बड़ी अवधि में 5 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है और इस 5 जुलाई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन में अब विशेष छूटें दी गई हैं। खासकर मंदिरों की बात करें तो मंदिर जो पिछले हफ्ते तक सिर्फ खुलने की अनुमति थी, उनमें भक्तजन नहीं आ सकते थे, लेकिन इस हफ्ते से अब भक्तजन 50 लोग आ सकते हैं और यहाँ पहुँचकर मंदिर में अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। एक तरफ जहां डीटीपी विभाग ऐसे तमाम भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर रहा है, ऐसी तमाम कॉलोनियों को जमींदोज करने का काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तमाम जो भूमाफिया हैं अन्य इलाकों कॉलोनियों में लगातार इस तरह की कंस्ट्रक्शन या इस तरह की अवैध कॉलोनी को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के इतनी बड़ी 20 एकड़ जमीन में अवैध कॉलोनी या फिर यूं कहें अवैध फार्म हाउस कॉलोनी को बसाया जाना नामुमकिन सा लग रहा है। हालांकि वे लोग कौन हैं, इसका खुलासा तो एफआईआर जब इस मामले की दर्ज की जाएगी उसके बाद हुई तफ्तीश में सामने आएगा। लेकिन आज बड़ी कार्रवाई करते हुए डीटीपी विभाग ने 20 एकड़ जमीन पर बन रही इस अवैध फार्म हाउस कॉलोनी को जमींदोज कर भूमाफियाओं को कड़ा संदेश देने की कोशिश जरूर की है। कोरोना महामारी के चलते कई भारतीय पाकिस्तान में यात्रा के दौरान फंसकर रह गए थे। भारत सरकार के द्वारा लगातार इनको वापस लाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे, जिसके तहत आज अटारी वाघा सरहद के रास्ते 400 के करीब जो भारतीय नागरिक थे जो पाकिस्तान में कोरोना के दौरान फंसकर रह गए थे, उनको वापस लाया गया है, जिनके कोरोना टेस्ट करवाने के बाद जो है भारत प्रवेश किया गया। और इन यात्रियों का कहना था कि इन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन भारत वापस आकर ये लोग खुश है कि वापस अपने वतन जो है वापस लौटे हैं। और भारत सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे जितने भी लोग पाकिस्तान में यात्रा के दौरान फंसे हुए थे वो वापस उनको लाया जाए, जिसके तहत आज 400 के करीब जो परिवार हैं, जो लोग हैं, उन्हें वापस लाया गया है। नई गाइडलाइन के तहत मंदिर और धार्मिक स्थलों पर 50 लोगों की अनुमति दी गई है। मंदिर संचालकों को जहां राहत महसूस हो रही है, वहीं तीसरी लहर की खबरों के साथ लोग अभी भी मंदिरों से थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं। संभवतः आने वाले दिनों में मंदिरों में रौनक लौटेगी। रोहतक जिले के रिटोली कबूलपुर गांव के पास जेलन नहर की पटरी टूटने से लगभग 100 एकड़ जमीन में पानी भर गया। उसके बावजूद लगभग 6:30 बजे के करीबन जो है पानी भरा और ग्रामीण वहां पर पहुंचे। प्रशासन को अवगत करा गया। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। उसके बावजूद जो है टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मकसद के बाद नहर की पटड़ी को बांधा गया और पानी को रोका गया। ग्रामीणों का यही आरोप है कि धान की बिजाई चल रही है। अगर समय रहते प्रशासन वहां पर पहुंच जाता और उससे पहले पटड़ी को चेक किया जाता तो जो है आज यह वक्त देखने को न मिलता और उनकी धान की फसल की बिजाई समय पर हो जाती। लेकिन जिस तरह से पानी भरा है, ज़्यादा पानी भरने से अब उनकी धान की फसल की बिजाई नहीं हो पाएगी। फरीदाबाद में आज ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की। बैठक के दौरान हुडा विभाग, नगर निगम, वन विभाग सहित कई मुद्दे इस बैठक में रखे गए, जिनका मौके पर ही कई मुद्दों का, कई परिवादों का दुष्यंत चौटाला ने समाधान किया। वहीं कई परिवाद ऐसे थे जिनका मौके पर जो संबंधित अधिकारी थे दिशा निर्देश जारी किए गए, कमेटियों का गठन किया गया। मुख्य रूप से यदि बात की जाए तो आज की ग्रीवेंस की बैठक में फरीदाबाद के वन विभाग का मुद्दा छाया रहा, जिसमें मेट्रो द्वारा पेड़ काटने की एवज में 46 लाख रुपए वन विभाग को दिए गए थे ताकि वे किसी और जगह वन विभाग पेड़ लगा सके। लेकिन उस राशि का ना तो अब तक कोई अता पता है और ना ही वन विभाग ने कहीं पेड़ लगाए हैं। तो इस पर दुष्यंत चौटाला ने संज्ञान लिया है और वन विभाग के अधिकारियों को डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। कॉलोनाइजर्स का मुद्दा भी इस बैठक में छाया रहा।
कोरोना के बाद की यह बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही थी और दुष्यंत चौटाला ने जो परिवादी आए थे हर संभव कोशिश की कि वे उनके जो परिवार है उनका समाधान कर उनको संतुष्टि कर सके। सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ रहा है छात्रों का रुझान। लगातार जो है सरकारी स्कूलों के अंदर निजी स्कूलों से बच्चे निकलकर वहां दाखिला ले रहे हैं। अगर यमुनानगर की बात करें तो सरकारी जो संस्कृत मॉडल स्कूल बनाए गए हैं जिन्हें की सीबीएसई पैटर्न के साथ जोड़ा गया है, उनमें अभी तक निजी स्कूलों से 2253 बच्चे दाखिला ले चुके हैं। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी स्कूलों की तरफ अब लोगों का रुझान बढ़ रहा है और अगर पिछले साल की तुलना करें तो इस साल जो है ज़्यादातर छात्र जो है सरकारी स्कूलों के अंदर दाखिले ले रहे हैं। वहीं अभिभावकों का ये कहना है कि निजी स्कूलों के अंदर जो है ऑनलाइन क्लासेस के बावजूद भी जो है पूरी फीस ली जा रही है, एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में सुविधाएं जो हैं अब निजी स्कूलों की तरह मिल रही हैं, जिसके चलते जो है उनका रुझान बढ़ रहा है और कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी सरकारी स्कूलों के अंदर नहीं लिया जा रहा, जिसके चलते लगातार सरकारी स्कूलों की अंदर दाखिला लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। महेंद्रगढ़ में रोटरी क्लब ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया, जिसके अंदर 600 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। इस कार्यक्रम के अंदर एसडीएम महेंद्रगढ़ दिनेश कुमार बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि क्लब के प्रधान मुकेश मेहता ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और महेंद्रगढ़ के एसएमओ डॉक्टर कंवर सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कैंप के अंदर सभी लोगों ने कोविशील्ड की और कोवैक्सीन की डोज लगवाई। इस तरीके के कैंप से महेंद्रगढ़ के अंदर कोरोना की वैक्सीन का जागरूकता देखी गई। इस तरीके के मेगा कैंप अगर लगाए जाएंगे तो महेंद्रगढ़ के अंदर लगता है सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक दिवसीय दिल्ली दौरे पर आएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सदानंद गौड़ा और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर से होने वाली मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि हरियाणा के 2 युवक जो कि विदेशों में फंसे हुए हैं उनको भारत लाने को लेकर उस मुलाकात के दौरान चर्चा हो सकती है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास संबंधित कार्यों को लेकर भी चर्चा करेंगे। पंचकुला में हरियाणा के खेल एवं युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने आज कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान आज 14 शिकायतों पर सुनवाई की गई, जिनमें 5 शिकायतें ऐसी हैं जिस पर इंक्वायरी बिठाई गई है। आज यह बैठक पंचकुला के सेक्टर 1 में आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष व पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर कुलभूषण गोयल, पंचकुला जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, पंचकुला डीसीपी मोहित आंडा सहित तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। खेल मंत्री ने बताया कि अवैध खनन की एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पंचकुला पुलिस विभाग व खनन विभाग के अधिकारियों पर इंक्वायरी बिठाई गई है और अगली मीटिंग से पहले इस इंक्वायरी की रिपोर्ट भी तलब की गई है। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक्स को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से हरियाणा के खिलाड़ी जो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं उसको लेकर सरकार उनका सहयोग कर रही है, उनका प्रोत्साहन बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि इस खेल में हिस्सा लेने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को पहले ही प्रोत्साहन राशि के रूप में 5-5 लाख रुपए हर खिलाड़ी को हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए हैं। इसके साथ ही अगर वो जीत कर आते हैं तो जिस तरह से करोड़ों रुपए की राशि उन खिलाड़ियों को पदक जीतने पर मिलेगी, उसकी जानकारी भी उन्होंने दी। कोरोना ने खेल जगत को कई बड़े झटके दिए, कई इवेंट्स को कैंसिल करना पड़ा तो कई प्रतियोगिताओं को विदेशों में शिफ्ट कराना पड़ा, लेकिन इस महामारी ने भारत से T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी को छीन लिया है। बीसीसीआई ने कोरोना को देखते हुए इस T20 वर्ल्ड कप को UAE में शिफ्ट कर दिया है। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह का कहना है कि वो जल्द ही इसकी जानकारी ICC को देंगे। हालांकि अभी तक T20 वर्ल्ड कप की तारीखों को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। कोरोना ने अब भारत से T20 वर्ल्ड कप की भी मेजबानी छीन ली है। कोरोना को देखते हुए बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप को UAE में शिफ्ट कराने का फैसला लिया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने बताया है कि वो जल्द ही ICC को इसकी जानकारी देने वाले हैं। हालांकि अभी तारीखों को लेकर किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो भारत में नहीं होगा T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप को UAE में
शिफ्ट किया गया है और इसकी जो मुख्य वजह बताई जा रही है भारत में जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर आई, उसके बाद जो हालात पैदा हुए और अभी भी दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इसी के चलते इसे यूएई में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। अंकिता लोखंडे, जो कि टीवी इंडस्ट्री की एक जाना माना चेहरा बन चुकी है और फिल्मों में भी अपनी पहचान बना चुकी है, वहीं आपको बता दें अंकिता लोखंडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और अपनी चीजों से अपने फैंस को एंटरटेन करती रहती है। वहीं खबरों के मुताबिक ऐसा सुनने में आया है कि बिग बॉस 15 में अंकिता लोखंडे नजर आने वाली है, लेकिन अंकिता लोखंडे ने इस खबर को गलत बता दिया है। अंकिता लोखंडे, जो कि टीवी इंडस्ट्री की एक जानी मानी फेस है, एक जाना माना चेहरा है, फिल्मों में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं। वहीं एक्ट्रेस अब सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी रहती हैं और एक्टिव फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।